हम लोग आज गुप्त काल की अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? गुप्त काल का अर्थव्यवस्था। गुप्त अर्थव्यवस्था। गुप्त अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। हम लोगों ने कल प्रशासन पढ़ा। हम लोगों ने कल क्या पढ़ा? प्रशासन पढ़ लिया। अर्थव्यवस्था शुरू करने से पहले प्रशासन का हम एक दो पॉइंट चाह रहे हैं कि आपको डिस्कस कर दें। आपको पता ही होगा कि गुप्त काल की दो राजधानी थी, पाटलिपुत्र और दूसरा कहाँ था? उज्जैन। ठीक, उज्जैन को उज्जैनी भी कहा जाता है। ठीक, उज्जैन को उज्जैनी भी कहा जाता है। पाटलिपुत्र उज्जैन को राजधानी बनाने वाले थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कौन बनाया था राजधानी? चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए, गुप्त काल के न्याय प्रशासन का जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, कल मैं भूल गया बताना, आज सोच रहा हूं कि उसको मैं बता दूं। गुप्त काल में पहली बार दीवानी और फौजदारी कानून को अलग अलग किया गया। गुप्त काल में बहुत पहली बार दीवानी और फौजदारी कानून को अलग अलग कर दिया गया। दीवानी का अर्थ होता है विवाह का कानून, संपत्ति का कानून, उत्तराधिकार का कानून। ये सब क्या इस जो है आपका दीवानी के अंतर्गत आता है। सिविल मामले होते हैं, विवाह, मैरिज, संपत्ति, उत्तराधिकार, ये सब सारा मैटर दीवानी के अंतर्गत होता है। फौजदारी का अर्थ हो गया मारपीट, चोरी, डकैती, ये सब जो है विवाद जो है फौजदारी के अंतर्गत आता है। दीवानी और फौजदारी। तो पहली बार गुप्त काल में दीवानी और फौजदारी कानून को अलग अलग किया गया, और पहली बार गुप्त काल में ही दीवानी और फौजदारी कानून को लिखा भी गया। देखिए, ध्यान में रखिएगा, पहली बार दीवानी और फौजदारी कानून को गुप्त काल में अलग अलग किया गया और लिखा भी गया। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस काल में जो न्याय प्रशासन के बारे में हमारे पास दो ग्रंथ हैं। एक है नारद पुराण, नारद स्मृति और बृहस्पति स्मृति। ये सबसे हमें जो है जानकारी मिलती है। नारद पुराण होगा, ठीक, और बृहस्पति पुराण होगा, नहीं, नारद स्मृति और, हाँ सही, नारद स्मृति और बृहस्पति स्मृति से ये सब जो है सारी जानकारी हमें गुप्त काल के न्याय प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। ये कहना कि अंग्रेज के आने के बाद ही भारत में दीवानी कानून को लिखा गया, फौजदारी कानून को लिखा गया, सीपीसी, आईपीसी, उसके पहले भी गुप्त काल में लिखा गया था। लॉर्ड मैकाले ने लिखा था। हम लोग पहला लॉ को कोडिफाइड करने वाले वही हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, गुप्त काल में भी उसको अलग अलग किया गया था। ठीक, लेकिन समय का अंतर है, ये प्राचीन भारत है, वो आधुनिक काल है। लेकिन ऐसा बात नहीं कि हमारे जो विधि ग्रंथ निर्माता थे वो सोच से पश्चगामी थे, ऐसी बात नहीं है, सोच से अग्रगामी थे, और उन्होंने इन सारी चीजों को, ग्रंथ को लिखा था, है ना। इसके बाद अब हम लोग गुप्त काल का अर्थव्यवस्था पढ़े। गुप्त काल का अर्थव्यवस्था पढ़े। देखिए, अर्थव्यवस्था में कृषि होता है, पॉइंट, पशुपालन होता है, पशुपालन के बाद व्यापार शिल्प होता है, व्यापार होता है, सिक्का होता है, नगर होता है। यही सब जो है व्यापार अर्थव्यवस्था के सेक्टर है अलग अलग। हम एक एक सेक्टर करके सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले कृषि को हम पढ़ें। गुप्त काल में कृषि जो था उन्नत अवस्था में था, याद रखिएगा, गुप्त काल में कृषि उन्नत अवस्था में था। आपको मैंने कल बताया था कि गुप्त अभिलेखों में 5 प्रकार के भूमि की चर्चा है। 5 प्रकार के भूमि की चर्चा है, ये मैंने कल आपको बताया था। अमर सिंह जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नौरत्न में से एक थे, उन्होंने भी किताब लिखा था अमरकोश।
उन्होंने भी किताब लिखा था अमरकोश, और अमरकोश में 12 प्रकार के भूमि की चर्चा है। अमरकोश में कितने प्रकार की भूमि की चर्चा है? 12 प्रकार के भूमि की चर्चा है। मैंने ब्रह्मवीर का चर्चा किया था, याद होगा, ये भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न में से एक थे। इनकी किताब का नाम है बृहद संहिता, और बृहद संहिता में यह साफ साफ लिखा हुआ है कि कृषि जो था वर्षा पर ही आधारित होता था, और वर्षा के होने से कृषि को क्या फायदा है और वर्षा के नहीं होने से कृषि को क्या घाटा है। यह ब्रह्मवीर के बृहद संहिता से हमें जानकारी मिलती है। दूसरा चीज इंपॉर्टेंट बात है कि ब्रह्मवीर ने 3 प्रकार की फसल की चर्चा किया। ब्रह्मवीर ने 3 प्रकार के फसल की चर्चा किया। कौन कौन प्रकार की फसल की चर्चा किया? तो सबसे पहला फसल बसंत में रोपा जाता था, बसंत के महीने में। दूसरा जो है चैत या वैशाख में, और तीसरा फसल कब रोपा जाता था? सावन में। ब्रह्मवीर ने अपने ग्रंथ बृहद संहिता में 3 प्रकार के फसल की चर्चा किया, बसंत की फसल, चैत या वैशाख की फसल, या सावन का फसल। राज्य जो है सिंचाई का प्रबंध करता था, और जूनागढ़ का जो स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख है उससे इस चीज का हमें प्रकाश मिलता है। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से जो है हमें सूचना मिलता है कि राज्य सिंचाई का व्यवस्था करता था। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, इस समय एक प्रकार की भूमि होती थी, औदक भूमि। औदक भूमि, ये दलदली भूमि को औदक भूमि भी कहा जाता था। दलदली भूमि को क्या कहा जाता था? औदक भूमि। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर पूछा जाए कि गुप्त काल में दलदली भूमि को क्या कहा जाता था, तो औदक भूमि कहा जाता था। इस काल में जो सबसे बड़ा चीज है इंपॉर्टेंट, कि जो सातवाहन काल में जो प्रथा चली भूमि दान देने की प्रथा, वह कुषाण काल में भी आकर बहुत तेजी से बढ़ी, और कुषाण काल के बाद इस काल में भी आके सामंतवाद काफी तेजी से बढ़ा। सामंतवाद काफी तेजी से बढ़ गया। सामंतवाद के तेजी से बढ़ने से 2-3 चीज आप देखने को मिलेगा। सामंतवाद में सबसे बड़ा बात है कि जो अक्षय निधि अनुदान है इस काल में बढ़ गया। अक्षय निधि अनुदान, अक्षय निधि अनुदान में हुआ कि ग्रहीता को अब जो है वहां का जो भू राजस्व है वो भी दे दिया गया, भू राजस्व भी दे दिया गया। जैसे कि बौद्ध धर्म में मैंने आम्रकारदौ का चर्चा किया था, याद होगा। आम्रकारदौ ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का बौद्ध धर्म को मानता था और सेनापति था। इसका एक सांची का पाषाण अभिलेख मिला है, सांची का पाषाण अभिलेख मिला है, और उसमें यह कहती है एक महिला हरिस्वामिनी जो अक्षय निधि अनुदान का दान, अक्षय निधि अनुदान जो है जो भी है वो प्राप्त करती है, और वो बौद्ध मठ में जमा करती है। इस काल में सामंतवाद के बढ़ने से क्या हुआ कि एक इंपॉर्टेंट चीज जो है, पुरोहित को जो जमीन दान में दिया गया, वो पुरोहित एक तरह से कह सकते हैं कि भूस्वामी हो गए। पुरोहित क्या हो गए? भूस्वामी हो गए। और इन पुरोहितों ने वहां के किसानों को जबरन उनसे खेती करवाया, जबरन उनसे खेती करवाया। और यह चीज जो है सबसे ज्यादा देखा जाए तो मध्य भारत में सबसे ज्यादा था, मध्य भारत में सबसे ज्यादा देखने को मिला। और जबरन वो खेती करवाते थे। जबरन खेती जो करवाते थे तो इससे क्या हुआ कि और पड़ती भूमि पर भी खेती करवाते थे, पड़ती भूमि पर खेती करवाते थे। लेकिन इससे क्या हुआ कि किसानों का स्थिति और खराब हो गया, किसानों की स्थिति में गिरावट आ गया। लेकिन खेती का विस्तार हुआ, लेकिन फायदा क्या हुआ? खेती का विस्तार हुआ। अब खेती की जानकारी जो है नए नए प्रदेशों में होने लगा, क्योंकि पुरोहित जो भूस्वामी थे वह
खेती का विस्तार में रुचि ले रहे थे, लेकिन किसानों की स्थिति काफी गिर गई। ये चीज मध्य भारत में काफी हुआ, इसलिए मध्य भारत में देखिए काठियावाड़ी से क्षेत्र में, चाहे मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र में पश्चिमी मध्य प्रदेश है, वहाँ विष्टि या बेगार श्रम काफी तेजी से फैला बेगार श्रम। ये तो ब्राह्मण पुरोहित जो है भूस्वामी उनकी बात है। ह्वेनसांग भी कहता है और इसिंग भी कहता है कि जो बौद्ध मठ का या बिहार की जमीन होती थी, उस पर जो है दान ग्रहीता खुद खेती नहीं करता था, वह पट्टेदार रखता था और पट्टेदार से खेती करवाता था और बदले में उससे मालगुजारी वसूलता था। क्योंकि या तो पुरोहित भी हो या बौद्ध मठ के जो हेड थे, वो खुद तो खेती करते नहीं थे, वे खेती करवाते थे, तो ये सब है आपका खेती के बारे में जानकारी। इस समय जो सिंचाई के लिए रहट या घटी यंत्र का प्रयोग, सिंचाई के लिए जो एक शब्द आया है, ये रहट या घटी यंत्र सिंचाई के लिए क्या आया है, एक परीक्षा में पूछा जाता है, गुप्त काल में सिंचाई के साधन के लिए क्या आया है वर्ड, रहट या घटी यंत्र। थोड़ा सा ध्यान में आप लोग रखिएगा। यह हो गया आपका कृषि। मेरे ख्याल से कृषि पर आपको इससे ज्यादा जरूरत नहीं है जानने की, इनको सारा जानकारी आपको मिल गया है। कृषि के बाद एक पॉइंट बनता है पशुपालन। पशुपालन भी इस काल में मतलब कृषि के, चूंकि भारत में कृषि के साथ पशुपालन नेचुरल ढंग से होता रहा है, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब कृषि पशुपालन के बाद अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है शिल्प या दस्तकारी उद्योग। शिल्प या दस्तकारी, देखिए इस काल में, जो मौर्योत्तर काल में आप देखिएगा शिल्पों का काफी विकास हुआ, शिल्प या दस्तकार का काफी विकास हुआ, लेकिन इस काल में आकर, बुद्ध काल में आकर सबसे ज्यादा गिरावट अगर किसी क्षेत्र में आया तो शिल्प या दस्तकार में आया, शिल्प या दस्तकार में आया, ये ध्यान में रखिएगा। शिल्प या दस्तकारी में सबसे ज्यादा गिरावट गुप्त काल में आया। इस सब के पीछे कारण था, मैं एक एक करके आपको कुछ कारण बताऊंगा, लेकिन एक चीज मैं बताता हूं कि भारत का जो वस्त्र उद्योग था वो काफी नामी था, वस्त्र उद्योग काफी नामी था। बंगाल का वस्त्र, गुजरात का वस्त्र, तमिल क्षेत्र का वस्त्र, दक्षिण भारत का वस्त्र, ये सब काफी नामी वस्त्र होते थे। इस समय चीन से रेशम मंगाया जाता था, उसको चिनांशुक कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता था, चिनांशुक कहा जाता था। और रेशम उद्योग इस काल में काफी तेजी से फैला था। दस्तकारी उद्योग में जो शिल्प है उसमें एक चीज है, लौह उद्योग भी काफी उन्नत अवस्था में होगा। इस बात की जानकारी हमें इसलिए मिलता है कि जो मेहरौली का चंद्र जो लौह स्तंभ है, वह उसमें आज भी जंग नहीं लगा है। तो इसका अर्थ यह है कि लगभग आपका एक तरह से मान लीजिए कि 1800 साल का ये फासला है, अभी तक उसमें जंग नहीं लगना। 410 का एडी का वो लगभग स्तंभ होगा, तो मान लीजिए 2022 चल रहा है, तो 1800 साल का अंतर है, और फिर भी जो है उसमें जंग नहीं लगा है उस लोहे में, तो कहीं ना कहीं उनका लौह उद्योग काफी पॉपुलर होगा, है ना। मौर्योत्तर काल में ये शिल्प, इनके जो होते थे अपने एक संगठन होते थे शिल्पों के या व्यापार शिल्प दस्तकार के, इस सब के, उसको श्रेणी कहा जाता था, चाहे निगम कहा जाता था या संघ कहा जाता था, है ना। ये श्रेणी या निगम या संघ काफी इस समय स्वतंत्र हो गए थे, इस समय काफी स्वतंत्र हो गए थे। जैसे कि ये अपना मुहर जारी करते थे, जैसे क्या था, ये अपना मुहर जारी करते थे।
श्रेणी के सदस्य का न्याय भी देते थे। मैंने कल बताया था, ये न्याय का भी काम करते थे और स्थानीय प्रशासन का भी काम करते थे। व्यापार भी करते थे, व्यापार तो करते ही थे, स्थानीय प्रशासन भी देखते थे, न्याय का भी काम करते थे और मोहर भी जारी करते थे। जो ये श्रेणी होते थे, दस्तकारों का जो शिल्पों का जो संगठन श्रेणी कराता था, वे अब इतने स्वतंत्र हो गए थे। तो आप ये समझ सकते हैं कि गुप्त काल का प्रशासनिक ढांचा कितना अब दिन प्रतिदिन चरमरा रहा था, है ना। इस समय एक इम्पोर्टेंट चीज है कि रेशम उद्योग जो चीन से मंगाया जाता था और वो काफी उस पर काम होता था। ये जो है, क्योंकि रेशम का जो डिमांड था वो रोमन साम्राज्य के साथ काफी तेजी से के साथ था, रोमन साम्राज्य के साथ था। अब रेशम का जो व्यापार में गुजरात में इस पर काफी रेशम वस्त्र काफी बनता था। तो 550 एडी का एक मंदसौर अभिलेख मिला है हम लोगों को, मंदसौर अभिलेख मिला है। इस अभिलेख से हमें ये जानकारी मिलता है कि गुजरात के जो लाट क्षेत्र है, वहां के जो रेशम बुनकर थे वो उस क्षेत्र को छोड़कर अब मंदसौर या लाट 10 में चले गए, मध्य प्रदेश के 10 या मंदसौर में चले गए। इसका अर्थ है कि उन्होंने अपना पेशा छोड़ दिया, रेशम बुनकरी का जो पेशा था छोड़ दिया। तो इसके पीछे कारण यह था कि जो रेशम व्यापार गुजरात के जो बंदरगाह थे भरौच, उसके रास्ते से रोमन साम्राज्य को होता था, लेकिन अब उस व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगा। कारण यह था, रेशम उद्योग पर भारत में जो विपरीत प्रभाव पड़ा, उसके पीछे कारण यह था कि चीन से रोमन लोगों ने रेशम का उत्पादन करना सीख लिया, पहला चीज। और जो रेशम व्यापार होता था वो फारस के रास्ते से होता था, और फारस का जो रास्ता था वो उनसे ईरानी साम्राज्य को मतलब शत्रुतापूर्ण संबंध था। तो इन सब कारणों से रेशम व्यापार पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और भारतीय बुनकर, रेशम बुनकर को भी इससे काफी घाटा हुआ, जो काफी पश्चिम में काफी डिमांड था इसका। तो ये जो है वापस जो है अब फिर से कृषि की ओर लौट गया। ये गुजरात का मंदसौर अभिलेख बताता है, फिर से ये कृषि की ओर लौट गया। कहने का अर्थ कि कृषि पर अब अतिरिक्त दबाव पड़ने लगा, अब शिल्प उद्योग भी उनके पास नहीं रह गया। तो ये चीज है। इस काल में जो व्यापार है, विदेशी व्यापार हम लोग थोड़ा सा देख लें। शिल्प के बाद हम लोग विदेशी व्यापार देखें। विदेशी व्यापार में देखिएगा कि पश्चिम के साथ जो व्यापार होता था, रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार, वह इस गुप्त काल में, जब गुप्त काल का पहले तो देखिए एक चीज याद रखिएगा, इसको हम विदेशी व्यापार हम दो भाग में बांट लें, गुप्त काल का पूर्वार्ध और गुप्त काल का उत्तरार्ध। ठीक, गुप्त काल के पूर्वार्ध में पश्चिम के रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार होता था, पश्चिम के रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार होता था, और इस व्यापार में भरोच या भृगु कक्ष काफी नाम कमाता था। भरोच या भृगु कक्ष काफी, मतलब जो बंदरगाह है वो काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता था। लेकिन 550 एडी तक आते आते पश्चिम के रोमन व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ गया। कारण क्या था कि जो चीन में, रोमन साम्राज्य में रेशम की जो मांग थी वो अब समाप्त हो गया। दो कारणों से समाप्त हो गया। पहला कारण यह कि चीन से रेशम उत्पादन की कला रोमन ने सीख लिया। दूसरा कारण यह कि फारस जो थे बीच में, वो रोमन से शत्रुतापूर्ण संबंध होते थे और वो व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव डालते थे जो भारत के द्वारा होता था। तो इसके कारण जो है, तो ये लोग जो है जो व्यापारी थे, अब रोमन साम्राज्य पश्चिम की ओर नहीं देख के अब जो है पूरब की ओर देखने लगे। अब जो है पूरब की ओर देखने लगे। पूरब की ओर कैसे देखे? तो पूरब की ओर देखे वो जैसे कि चीन हुआ, दक्षिण पूर्व एशिया हुआ। अब यहां पर ये लोग व्यापार के लिए देखने लगे, और इसमें जो है श्रीलंका का मध्यस्थ का भूमिका निभाया। इसमें जो है श्रीलंका मध्यस्थ का भूमिका निभाया, और
इस चीन और दक्षिण पूर्व एशिया या श्रीलंका के साथ जो विदेशी व्यापार बढ़ा, तो इसमें ताम्रलिप्ति बंदरगाह काफी तेजी से यह जो है तरक्की किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस काल में उत्तर भारतीय व्यापार का सबसे प्रमुख कौन सा बंदरगाह से होता था, तो वह ताम्रलिप्ति दीजिएगा। क्योंकि अब व्यापार जो है पहले रोमन साम्राज्य से होता था, तो भोज बंदरगाह काफी नामी था, काफी महत्वपूर्ण था। लेकिन अब जो है व्यापार शिफ्ट कर गया दक्षिण पूर्व एशिया और श्रीलंका की ओर, तो अब उसके लिए ताम्रलिप्ति बंदरगाह आ गया। इसी समय हम देखते हैं कि पूर्वी तट पर दो और बंदरगाह इंपॉर्टेंट हो गए। ताम्रलिप्ति तो सबसे इंपॉर्टेंट था, दूसरा है घंटसाला, ये भी पूर्वी तट पर था, और कंदूरा। ये तीनों जो है बंदरगाह पूर्वी तट पर है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह है ताम्रलिप्ति, और घंटसाला भी है, कंदूरा भी है। पश्चिमी तट पर भरौज इंपॉर्टेंट बंदरगाह था, और एक बंदरगाह चौल भी था। लेकिन चूंकि अब इस बंदरगाह का डिमांड, भरौज बंदरगाह का डिमांड कम हो गया, क्योंकि रोमन साम्राज्य के साथ जो व्यापार होता था वह अब लगभग समाप्त हो गया था, तो अब उत्तर भारतीय जितने भी व्यापारी थे वो ताम्रलिप्ति के ही द्वारा व्यापार करते थे, ताम्रलिप्ति के द्वारा ही व्यापार करते थे। क्योंकि यही व्यापार, अब उत्तर भारतीय व्यापारी के पास यही एक रास्ता था विदेशी व्यापार पर अपना कब्जा जमाने के लिए, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीलंका से जो व्यापार शिफ्ट कर रहा है। तो ये विदेशी व्यापार के बारे में हमारे पास जो सूचना है वह यह है। अब हम थोड़ा सा नगर की स्थिति देखें। अब हम लोग थोड़ा सा नगर का स्थिति देखें। तो नगर की स्थिति जो था, मौर्योत्तर काल में नगरों की स्थिति काफी उत्कर्ष पर था, लेकिन गुप्त काल में आकर नगर जो है अब पतन की ओर बढ़ गया। हायान जो है मगध को एक संपन्न शहर बताता है, और कहता है कि यहाँ के लोग धनी थे और बौद्ध धर्म को काफी दान दक्षिणा दिया करते थे, ये फायान बताता है। लेकिन जब ह्वेनसांग आता है या इत्सिंग आता है, सॉरी ह्वेनसांग को ही रखिए, ह्वेनसांग आता है, तो वह यह कहता है कि पाटलिपुत्र को उसने पाया कि वह अब जो है शहर, जो पहले वर्णन था पाटलिपुत्र के वैभव का, जैसे फायान ने कहा था कि देवों के द्वारा निर्मित है, तो इस सिंह ह्वेनसांग ने कहा कि नहीं, ये तो काफी लगता है गांव की तरह इसका स्थिति हो गया है। ह्वेनसांग इसको गांव की तरह पाता है पाटलिपुत्र को। मथुरा का भी स्थिति काफी, जो गुप्तोत्तर काल में, सॉरी मौर्योत्तर काल में मथुरा काफी इंपॉर्टेंट शहर था, उसका भी स्थिति अब डाउन हो गया। सोहगरा जो गोरखपुर के पास जो अभिलेख था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण शहर था, ये भी अब डाउन हो गया। सोनपुर, कुम्हरहार, ये सारे शहर जो है पतन की ओर बढ़ गए। तो मौर्योत्तर काल की तुलना में गुप्त काल में शहरों का पतन शुरू हो गया। और क्यों नहीं शुरू होगा, सामंतवाद आ गया, अब लोग है खेती की ओर ज्यादा, दस्तकारियों का पतन हो गया, तो इस सबसे कारणों से शहर जो है अपना रौनक खो दिए। देखिए शहर का जो दो ही काम होता है, कुछ ही काम होता है, या तो प्रशासनिक केंद्र होता है या शिल्प का केंद्र होता है। तो शिल्प का पतन हो गया, प्रशासन भी जो है आप देख ही रहे हैं, सामंतवाद के कारण प्रशासनिक विकेंद्रीकरण हो गया। तो इन सब कारणों से नगरों का बहुत तेज गति से इस काल में पतन हुआ। अब है थोड़ा सिक्का के बारे में हम लोग देख लेते हैं, सिक्का, क्वाइंस के बारे में। गुप्त काल में सबसे ज्यादा अगर कौन सा कोई सिक्का जारी हुआ तो सोना का सिक्का जारी हुआ। लेकिन सोना का सिक्का जारी होने से व्यापारी वर्ग को फायदा होता है ना, या जो वेतन जिनको मिलता है उनको फायदा होता है। उच्च व्यापारी, इसमें भी उच्च व्यापारी चाहे विदेशी व्यापार में जुड़ा रहता है। गुप्त काल शासकों ने सबसे ज्यादा सोना का सिक्का जारी किया और लगभग 144 ग्राम का होता था। गुप्त काल में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के तो जारी हुए,
लेकिन सोना की जो मात्रा थी उसमें काफी कम था, सोना की मात्रा काफी कम था। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि चांदी का सिक्का, जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया तो चांदी का सिक्का जारी किया, लेकिन चांदी का सिक्का बहुत कम संख्या में, और चांदी का सिक्का कहीं कहीं मिला भी है तो उस पर जो है तांबा का जो है पॉलिश है, तांबा का सॉरी तांबा पर चांदी का पॉलिश है। तो कहने का अर्थ है कि चांदी के सिक्के अब उतने महत्वपूर्ण नहीं थे, तांबा का सिक्का बहुत कम मिला है। तो इसका अर्थ है कि दैनिक जीवन में मुद्रा का बहुत कम प्रयोग होता था, दैनिक जीवन में मुद्रा का, क्योंकि मैक्सिमम लोग आम आदमी होते हैं और आम आदमी बहुत बड़ा करेंसी खर्च नहीं कर सकते हैं। 2000 का जैसे मान लीजिए आज की तुलना में 2000 का नोट, 500 का नोट, तो ये बड़े छोटे लोग हमेशा 10, 5, 2, 1, 20, 100 इतना ज़्यादा खर्च करते हैं। तो उसी समय इसको ऐसे ही देखिए, तो चूंकि तांबा का प्रयोग कम हो रहा था तो दैनिक जीवन में मुद्रा का प्रयोग कम हो रहा है, और फायान भी सूचना देता है कि दैनिक जीवन में यहाँ कौड़ी का प्रयोग होता है। तो इस समय मुद्रा में काफी गिरावट आया। कुषाण काल की तुलना में जिस तरह कुषाणों ने सोना और तांबा का सिक्का जारी किया उस तरीके से गुप्तों ने जारी नहीं किया, ना उनके सिक्कों में उतनी शुद्धता थी। तो ये हो गया आपका सिक्का के संबंध में आपको जानकारी। यह है गुप्त काल का व्यापार, अर्थव्यवस्था। इस प्रकार से आपका गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था अब समाप्त हुआ। नेक्स्ट में हम लोग गुप्तकालीन समाज, साहित्य जो भी है चैप्टर होगा वो पढ़ेंगे। धन्यवाद।